हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज जियो पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा होगा और आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सहायता भी मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, Which of the following statements regarding the लोकसभा is correct? लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारी संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन यानी अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और निचला सदन यानी लोअर हाउस जिसे लोगों का सदन यानी लोकसभा कहा जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये ऑप्शन गलत है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और ये एक्सटेंशन इमरजेंसी के लागू होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है, द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 30 ईयर्स। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लोकसभा के कैंडिडेचर के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है यानी 25 साल है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन साधारण बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा किया जाता है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 93 यानी अनुच्छेद 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। लोकसभा के कार्यकाल के खत्म होने से पहले भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिडुअरी पावर्स इन इंडिया आर वेस्टेड विद। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद। रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां हैं जो तीनों सूचियों में से किसी में भी निहित नहीं हैं। और ये तीनों सूचियां कौन कौन सी हैं? ये हैं यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और ये शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। लेकिन रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आती हैं। इसमें कहा गया है कि संसद को ऐसे किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने की अनन्य शक्ति है जो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट या राज्य सूची स्टेट लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फाउंड इन। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 ये कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या किसी अन्य कारण की वजह से अपनी ड्यूटीज करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उन कार्यों का निर्वहन कर सकता है। और आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 ये उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और आर्टिकल 62 यानी अनुच्छेद 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद की अवधि के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1992। NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी
और उस समय इसकी चेयरमैन जयंती पटनायक थी, यानी एनसीडब्ल्यू की पहली चेयरमैन जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्य नहीं है? भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 ये उल्लेख करता है कि अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू असिस्ट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन हिज ड्यूटीज, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है, यानी अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है और ये अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की जाती है। और इस ऑप्शन में ये मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करता है, तो ये गलत है, जबकि उल्टा होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यों में सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज हिज वीटो पावर ऑन अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस? भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के वीटो पावर को समझते हैं। जब संसद में कोई विधेयक यानी बिल पेश किया जाता है तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक के अधिनियम बनने से पहले यानी बिल को एक्ट बनने से पहले इसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो या तो विधेयक को अस्वीकार कर दे या बिल को वापस कर दे या बिल पर अपनी सहमति रोक दे। तो बिल पर राष्ट्रपति के इस चुनाव को वीटो पावर कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो जिसे पूर्ण वीटो कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो के तहत राष्ट्रपति अपने समक्ष प्रस्तुत किसी विधेयक पर किसी भी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। सस्पेंसिव वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अगर वो धन विधेयक नहीं है उसको वापस करने की शक्ति को दर्शाता है। और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की वो शक्ति है जिसमें वो बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करता, यानी ना ही उसका अनुमोदन करता है, ना ही उसे अस्वीकार करता है, ना ही वापस करता है, बल्कि उस बिल को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्हेन द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी सदस्य विधेयक है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रेसिडेंट इस केस में अपनी एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो को यूज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस बिफोर द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा दे देता है। जब कैबिनेट राष्ट्रपति के समक्ष इस्तीफा दे देता है तो राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति दे सकता है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित बिल को अपनी सहमति नहीं देने की सलाह दे सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अगर आपको हमारे चैनल नॉलेजियो पर दिखाए गए इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट के वीडियो पर एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके अन्य दोस्तों या जानने वालों को भी लाभ पहुंचा सके। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया इज इनकरेक्ट। भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये ऑप्शन सही है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है।
डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, लेकिन संविधान में इसका विशेष रूप से उल्लेख यानी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, इट डिवाइड्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सरकार की शक्तियों को 3 शाखाओं में विभाजित करता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये ऑप्शन सही है। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है, और जुडिशियरी न्यायपालिका सरकार की वो शाखा है जो कानून की व्यवस्था करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक भी माना जाता है, यानी जुडिशियरी को वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट एम्स टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सिंगल अथॉरिटी। इसका उद्देश्य एक एकल प्राधिकरण में शक्ति की एकाग्रता को रोकना है, तो ये ऑप्शन सही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसी एक अथॉरिटी को पूरा पावर देने की बजाय उस पावर को 3 शाखाओं में बांट देती है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज, कानून के शासन का अर्थ है, कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक को कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। इसी तरह कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक नागरिक को दंडित भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वोट ऑन अकाउंट रेफर्स टू, वोट ऑन अकाउंट शब्द किसको संदर्भित करता है? वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान का प्रयोग तब किया जाता है जिस वर्ष इलेक्शन होता है। वोट ऑन अकाउंट वो प्रक्रिया है जिसमें जाने वाली सरकार कुछ महीनों के लिए व्यय करने के लिए और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए संसद से अंतरिम अनुमति मांगती है, और ये धन भारत सरकार की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। जिस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं उस साल यूनियन बजट ना प्रेजेंट करके एंटरिम बजट पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट टू एंकर एक्सपेंडिचर पेंडिंग द पासिंग ऑफ द बजट। सरकार के लिए बजट पारित होने तक का खर्च करने का स्थायी प्रावधान। अंतरिम बजट पर एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उसमें एंटरिम बजट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और साथ ही यूनियन बजट ऑफ इंडिया पे भी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। आप इन दोनों वीडियो, एंटरिम बजट और यूनियन बजट, दोनों को चेकआउट करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पे दे दी गई है, और एंटरिम बजट का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ, खुशी का सिद्धांत इनमें से किसकी नियुक्ति और हटाने के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सिविल सर्विसेज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी आनंद का सिद्धांत यानी खुशी का सिद्धांत ये कहता है कि संघ की रक्षा, डिफेंस या सिविल सेवा में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, और राज्यों की सिविल सेवा का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक सिविल सर्विसेज में कार्य कर रहे हर एक मेंबर, हर एक सदस्य अपने पद को धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज चेयर्ड बाय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA 23 दिसंबर 2005 को फॉर्म किया गया था, और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 330। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
और आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ ए और सी। और आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 आवर इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स रेफर्स टू, संसदीय कार्यवाही में शून्य काल की अवधारणा का उल्लेख है। 0 आवर शून्य काल उस अवधि को कहते हैं जिसके दौरान संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अर्जेंट पब्लिक मैटर्स को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। और ये समय तब शुरू होता है जब प्रश्नकाल की समाप्ति होती है और नियमित कार्य की शुरुआत होती है। उसके बीच का जो अंतराल होता है वो शून्य काल होता है, यानी 0 आवर होता है, और ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द पीरियड ड्यूरिंग विच मेंबर्स कैन डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस, वह अवधि जिसके दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा इम्प्लाइज दैट, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का तात्पर्य है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। इस कॉन्सेप्ट का अर्थ ये है कि मंत्री परिषद लोकसभा के सभी निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, और यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी परिषद को एक साथ रिजाइन करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि सभी मंत्रियों को अपनी भूल चूक के सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होगी। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और ये कह सकते हैं कि वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी अन्य एमसीक्यू क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।